में मुजाहिर बिल्ली आपको खुशामदीद कहता है। और रात के आखिरी पहर में सिंध में ढरकी के करीब जो मिलत एक्सप्रेस और सर सैयद एक्सप्रेस के दरमियान तसादुम हुआ, वजाहत भी कर रहे थे फावद चौधरी के दोनों क्रॉस कर रही थीं, और फिर एक उस पहर में क़यामत का जो है मंज़र था। अभी तक ज़रा मुतनाज़ ख़बरें हैं, कुछ कहते हैं जी 40 जाँ बहक हो गए और कुछ 64 ज़ख्मी हो गए, वैसे कहा जा रहा है नहीं 50 से ज़्यादा जाँ बहक हो गए और 100 के करीब। और ये बात भी पेश नज़र रहे कि हमारे खान साहब के आने के बाद, यानी 2018 में उनकी हुकूमत आने के बाद 4 बड़े हादसे हो चुके हैं। और उस वक्त जब प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान ने जब जनवरी 2017 में लोधरा में हादसा हुआ था, तो उन्होंने मुतालबा किया था कि उस वक्त के वफाकी वज़ीर रेलवे को जो ख्वाजा साद रफ़ीक थे कि वो मुस्तफ़ी हो जाएं। प्राइम मिनिस्टर को ज़रा अपनी याद दिलाएं कि उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। मेरे ख्याल में रेलवे के वजीर को रिजाइन करना चाहिए। कहीं भी दुनिया के अंदर जो आप कहीं कोई रेल का एक्सीडेंट होता है, वजीर रिजाइन करता है, क्योंकि रिजाइन जब तक वो नहीं करता, इंक्वायरी नीचे उसके नीचे इंक्वायरी नहीं सही हो सकती। और ये पहली दफा नहीं हुआ, ये पहली दफा ट्रेन का एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये बड़े हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कह रहे थे कि ये पहली दफा नहीं हुआ, और हम भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को याद दिलाना चाहते हैं कि उनके दौर में यानी सितंबर 2018 में उनकी हुकूमत के बाद आने के बाद कितने बड़े बड़े सानेहात हुए, एक्सीडेंट हुए, ट्रेन के आगे लगी। सबसे पहले अगर मैं याद दिलाऊं उनको, तो 20 जून 2019 में मकली शाह हैदराबाद के करीब ट्रेन हादसा हुआ। जी हाँ, 20 जून 2019 को मकली में। फिर 11 जुलाई 2019 को रहीम यार खां में वाक़या और सानिया हुआ, जिसमें 24 हलाक हुए और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। जी हाँ, 24 हलाक और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी। फिर खान साहब को, प्राइम मिनिस्टर को याद दिलाऊं कि 31 अक्टूबर 2019 में रहीम यार खां में 70 अफराद जाँ बहक हुए और ज़ख्मियों की तादाद भी जो है 100 से ज़्यादा थी। और फिर 28 फरवरी, जी हाँ 28 फरवरी 2020 को रोड़ी में भी 19 अफराद जाँ बहक हुए और ज़ख्मियों की तादाद भी बहुत ज़्यादा थी। तो ये 4 बड़े वाक़े सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की हुकूमत के दौर में हुए। पहले वज़ीर रेलवे हमारे शेख रशीद साहब थे, फिर आजकल आज़म सवाती साहब हैं, और ये जो 5वां वाक़या जैसे मैंने कहा सानिया हुआ है हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब PTI की गवर्नमेंट के दरमियान में, इसमें अब तक कोई 50 हलाकतें या 45 हलाकतों का कहा जा रहा है। और ऐसा नहीं हुआ कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर के हमारे हुकूमत के वज़ीर रेलवे यानी आज़म सवाती ने उसी वक्त मुस्ताफ़ी होने का ऐलान नहीं किया। नहीं, प्राइम मिनिस्टर जिस तरह इस्तीफ़ा मांग रहे थे नून लीग की हुकूमत से, इस तरह उन्होंने नहीं मांगा, बल्कि कोई हादसे सानहे के 10 घंटे बाद आज़म सवाती साहब पहुँचते हैं और हस्ब रिवायत यही कहते हैं कि जनाब हम इंक्वायरी करेंगे, हम पूरी तहक़ीक़ात करेंगे, कमेटी बनाएंगे। गो के अभी हमारे सवाती साहब को आए हुए यकीनन अभी महीना 2 महीने हुए हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा जो उनके दौर में या जब वज़ीर रेलवे शेख रशीद थे क्या किया। देखिए सवाती साहब ने, मैंने कहा ना 10 घंटे बाद पहुँचे हैं ढरकी, और हस्ब रवायत वही जो जुमले हर दौर के वज़ीर रेलवे करते हैं। लेकिन सारी चीज़ की मैं खुद इंक्वायरी करूंगी। मैं उस वक्त तक जाने वाला नहीं, ये नहीं है कि अस्पताल से आया और चला गया। उस वक्त तक मैं नहीं जाऊंगा जब तक सारी चीज़ों को मैं देख नहीं लूँ। तहकीकात का मैंने हुक्म दिया है, बड़े अफसर वहाँ पे पहुँच आए हैं, देख रहे हैं इसको, लेकिन सारी चीज़ मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह ताला मैं खुद जाऊँगा। हम रास्ते पे जा रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, मैं खुद पूछ रहा हूँ कि कहाँ जो है किसको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको उसी हिसाब से जो इंशाल्लाह ताला पहुँचाएगा। महज़ब मुल्कों में तो अगर इस तरह का वाक़या और सानिया हो, इवन पड़ोसी मुल्क की मिसाल देना अच्छा नहीं लगता। रेलवे का वज़ीर ट्रेन के हादसे की सूरत में फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होता है, रिज़ाइन होता है। जिस तरह मैंने कहा ना इब्तिदा में प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह रहे थे पहला वाक़या नहीं, तो अब तक तो सवाती साहब का रिज़िग्नेशन उनकी मेज़ पर होना चाहिए था। वही हुआ। मैं देख रहा था कि एक तरफ सानिया हो रहा है, मुझे नहीं पता कि वहाँ कौन कौन पहुँचे हैं सवाती साहब के बाद मुख्तलिफ़ पार्टियों के, लेकिन कौमी असम्बली में हस्ब रवायत वही शोर
शोर गोगा था, हंगामा आराई हो रही थी और लग रहा था वही जैसे नीरो बांसुरी बजा रहा है। चौधरी साहब कुछ तकरीर कर रहे थे, वजाहतें पेश कर रहे थे, माजी की हुकूमतों में जिम्मेदारी डाल रहे थे और अपोजिशन के अरकान शोर मचाने में मसरूफ़ थे। हमारे नुमाइंदे जहांगीर आलम वहाँ पर मौजूद हैं, सारा दिन कवरेज हो रहे हैं। तो जहांगीर आलम से मालूम करता हूँ कि क्या सूरत हाल इस वक्त है। जी जहांगीर, आप सारा दिन आज कवर करते रहे हैं, इसको देखते रहे हैं और सुबह 3:30 बजे गालिबन ये हुआ। पहले तो ये बताइए कि जब यानी जिस जगह पे हुआ है, वैसे तो खैर मुझे याद है कि जब घोटकी में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था, वाक़या हुआ था और 3 ट्रेनें आपस में टकराई थी, तो मैं फौरी तौर पर जो है वहाँ पहुँच गया था। बल्कि चीफ मिनिस्टर अरबाब रहीम हुआ करते थे, वो बाद में पहुँचे थे। और जो मंजर मैंने देखा, कानों को हाथ लगाता हूँ, ऐसा सानिया कभी मैंने देखा, डेड बॉडीज़ पड़ी हुई थी। तो आप जब पहुँचे हैं वहाँ पर तो उस वक्त तक रेस्क्यू टीमें पहुँच गई थी? कोई रेलवे के आला अफसरान, वज़ीर, मुशीर, पार्टियों के रहनुमा, कौन कौन आपको नज़र आए या पहुँचे वहाँ पर जहांगीर? जी मुजाहिद साहब, बिल्कुल आपने जो सवाल किया वो बहुत अच्छा किया। मैं आपको जो है सूरत हाल से थोड़ी सी आगाह करूं। ये सुबह जो है तकरीबन 4:30 बजे के करीब जो है ये बहुत जो है वो खौफनाक हादसा जो है रहनुमा हुआ, पेश हुआ। यहाँ पर जो इमदादी टीमें हैं और जो इंतजामिया है, कम से कम भी नहीं तो 3 घंटे के बाद जो जाए हादसा भी यहाँ पर पहुंची है। 3 घंटे के बाद? अच्छा जी बिल्कुल, 3 घंटा गुजरने के बाद जो है जब मीडिया पर जो खबर नशर हुई है उनके भी 3 घंटे के बाद यहाँ पे पहुंची। सूरत हाल वही है, सूरत हाल अबतर है। और अब तक जो हॉस्पिटल हैं, जो अस्पताल हैं जिले घोटकी के, उनों की भी जो हालत है पहले से भी जो है वो गई गुजरी है। और ये जो 40 अफराद जो है इस खौफनाक हादसे में जो हलाक हुए हैं, उन्हें सिंध और जो पंजाब के जो अजला के मुख्तलिफ हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जो है वो मुंतकिल। ये बताइए, आज सवाती साहब गालिबन कोई जहाँ तक मेरा ख्याल है दोपहर 2 बजे पहुँचे इस हादसे से आने के बाद। हालांकि मैं कह रहा था कि जनाब अगर प्राइम मिनिस्टर हाउस से अगर वहाँ के किसी सेक्रेटरी चपरासी की भी कॉल आ जाए तो मिनिस्टर जो है वो अपनी पजेरों को हवाई जहाज़ की तरह उड़ाते हुए घंटों पहुँचा सकते हैं। यहाँ स्पेशल ट्रेन जहाज़ से भी, हेलीकॉप्टर से भी आ सकते हैं। गालिबन 2 बजे वहाँ पहुँचे और मैं ये कह रहा था, कहते हैं कि जी मैं उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक कि मैं तो क्या करेंगे वो। मैंने याद दिलाया था ना कि पास में भी तो आपके मकली में भी वाक़या हुआ था, सादिकाबाद में भी वाक़या हुआ था। तो वाकई ये आपको इत्तला है कि सवाती साहब बैठ गए हैं, रहेंगे यहाँ शाम तक, रात तक, या वापस चले गए? मुजाहिद साहब, आपने सवाती साहब की जो बात की वो तो तकरीबन 2 बजे बिल्कुल आए थे, लेकिन 20 से 25 मिनट जो है वो भी यहाँ पे नहीं रुक सके हैं। ज़्यादा 20 मिनट यहाँ होंगे या 15 मिनट जाए हादसा पे होंगे। 10 मिनट जो है उन्होंने तहसील हॉस्पिटल उबाड़ो में जो गुजारे हैं, लेकिन जाए हादसा पे जो है शदीद गर्मी के बायस जो है यहाँ पर वो 15 मिनट तक भी जो यहाँ न रुक सके हैं। अभी आपने जहाज हेलीकॉप्टर की बात की, हेलीकॉप्टर तो वाकई में जो यहाँ पर आए थे, लेकिन कोई सिंध हुकूमत का जो है वो उसमें कोई वजीर तो नहीं था, लेकिन पाक आर्मी के जो नौजवान थे वो रेस्क्यू करने के लिए जो यहाँ पर लोगों को यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन जो सिंध हुकूमत के वज़रा हैं वो तो जो है कोई वज़रा यहाँ पे नहीं जो है। अच्छा, इलाके का कोई जो MPA होता है, MNA होता है सूबा सिंध हुकूमत का, या और जो तंजीमें होती उनका भी कोई नहीं आया? PTI का भी कोई MPA MNA नहीं आया यहाँ का? PDA का भी कोई नहीं आया? यहाँ पर तो कोई भी जो इंतजामिया भी 3 घंटे के बाद पहुंची है। और जो मिनिस्टर हैं, जो यहाँ के हल्के के जो MNA हैं खालिद अहमद खान लुंड, और जो यहाँ के MPA हैं वो यहाँ पे तो कोई यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि शाम का टाइम हो गया है, अभी रात ढलने वाली है, लेकिन यहाँ पर सिंध हुकूमत की जानिब से कोई यहाँ पर वजह साहब यहाँ पे कोई नहीं दिखा है यहाँ पर, और ना ही कोई आ सका है यहाँ पर। ये जहांगीर मुतदाद खबरें आ रही हैं, कोई जहाँ बाक होने वालों की तादाद कोई 50 के करीब पहुँच गई है। इसी तरह और जो जख्मी हैं उन सबको आपको कुछ ऐसा है कि अभी भी यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए होंगे ट्रेनों में, या निकाले जा चुके हैं, सब रेस्क्यू मुकम्मल हो चुका है? जी मुजाहिद साहब, देखें रेस्क्यू का अमल जारी है और ये कम से कम जो है कोई अंदाज़ा भी अगर देख के लगाया जाए तो ये सुबह
ही जो फाइनल होगा। नहीं, इस वक्त तक क्या वो समझते हैं कि जितने यहाँ कोई तकरीबन कहते हैं दोनों ट्रेनों में जो सवार लोग थे उनकी तादाद कोई 3000 से ऊपर थी, 3022 या 25 बता रहे हैं। तो अब जो वहाँ पे जो जाँ बहक हुए, उनकी डेड बॉडी, जो जख्मी हुए उन्हें अस्पताल में पहुँचाया गया, लेकिन क्या अभी भी कुछ लोग ऐसे फंसे हुए हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ हमारे जो बेचारे जो लोग हैं मुख्तलिफ जगहों पे खबरें आ रही हैं, अपने अजीज़ों को, प्यारों को, दोस्तों को तलाश कर रहे हैं। तो इस वक्त जो खबर जहाँ पर ये हादसा सानिया हुआ है, क्या मुकम्मल तौर पर वो समझते हैं कि लोगों को निकाला जा चुका है, जख्मी या शदीद जख्मी, या सॉरी टू से उनकी डेड बॉडी? जी मुझे सब अभी जो हलाकतें हैं वो उनके, अगर मैं आपको बताऊं 40 हलाकतें जो पहली थी, उसके बाद एक हलाकत जो है वो उसकी इतना मिली थी लेकिन उसकी तस्दीक नहीं थी। लेकिन अभी जो मजीद हलाकतें हैं वो भी सामने आई है। एक जो पुलिस एहलकार जो थे इसमें, एक तो जो उसकी लाश अभी भी निकाली गई है, तकरीबन 5 मिनट का ही वक्त गुजरा होगा। और जो हलाकतें हैं उनमें जो है ज्यादा मजीद इजाफा होने का जो खदशा है, और रेस्क्यू का अमल जो है वो बहरहाल वो जारी है। मजीद जो है वो हलाकतें भी जो है वो सामने आ सकती हैं। ठीक है, आपने चेयरमैन मैंने हमारे वज़ीर रेलवे आज़म सती साहब की तो वजाहत सुनी, जहांगीर तफसील से बता रहे थे। अब तो थोड़ी देर पहले हमारे GTV से पाकिस्तान रेलवे के चेयरमैन हबीबुर रहमान साहब ने बात की थी। सवाल तो हमारा खैर उनसे ये भी था कि कोई इंक्वायरी जो पास में जो हादसा या सानिया तो उनकी इंक्वायरी हुई, और ये सानिया किस वजह से हुआ। तो बदकिस्मती से चेयरमैन रेलवे हबीबुर रहमान वही रिवायती अंदाज में वजाहतें पेश कर रहे थे जो आम तौर पर रेलवे के सरबराहान या आला अफसरान या जैसे हुकूमत के अफसरान करते हैं। देखिए ज़रा चलते थे ये हमारे हबीबुर रहमान साहब की वजाहत सुनिए। ये जो शक्कर का पोर्शन है ये काफ़ी निगलेक्टेड है और बहुत पुराना ट्रैक है। इसकी वक्तन फवक्तन इसकी जो रेनोवेशन और इम्प्रूवमेंट वो की जाती रही है, और अभी भी तकरीबन 3 महीने से इसके ऊपर काम जारी था। टेंडर भी हो चुके हुए हैं और मटेरियल भी साइट पे पहुंचाया जा चुका है। लेकिन आमतौर पे जो ये इस तरह के हादसा हैं उसमें 10 से 12 घंटे का टाइम उसमें लग जाता है। GTV में मुजाहिद भी आपको खुश आमदीद कहता है। और यकीनन ये जो सानिया अभी हुआ है और जिसकी तहकीकात हो रही है इस पर मज़ीद गुफ्तगू करनी चाहिए। लेकिन एक और बड़ा यानी कहें कि जो इतवार को कराची में हंगामा हुआ, और पाकिस्तान के गालिबन क्या यकीन से कह सकता हूँ कि क़याम पाकिस्तान के बाद इतने बड़ा रियल इस्टेट टाइकॉन जो है वो पैदा नहीं हुआ। मेरी मुराद बहरिया के मलिक रियाज साहब से है, जिनके बारे में गुफ्तगू करते हुए बड़ी एहतियात की जाती है। उसके असबाब आपको इल्मी हैं कि कंस्ट्रक्शन के और प्लाटों के और फ्लैटों के इतने बड़े शख्सियत के बारे में गुफ्तगू की जाए तो मोहतात रहना ही पड़ता है। और तब तो छोड़िए, लेकिन ये जो अभी साल भर पहले जो मली डेवलपमेंट अथॉरिटी जिनके मुतासरीन ने कल जुलूस निकाला, उनके साथ फिर कॉम्प्रेस जमातें भी शामिल हो गई, इनके और मलिक साहब के दरमियान माहिदा सुप्रीम कोर्ट ने कराया था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस ने, जिसके तहत उनसे कहा गया था कि वो 497 अरब, जी हाँ 497 अरब जो हैं वो अदा करें, जमा कराएं हुकूमत के। ये भी एक चल गया कि सिंध हुकूमत दें या वफाक की हुकूमत दें, और फिर उन्होंने सिर्फ 25 अरब रुपए की एक किस्त दी। और फिर ये जो मदीर के इलाके के ख़ासतौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दीगर इलाकों के मुतासिरीन का कहना था कि ये वो ज़मीन जो मलिक साहब को दी गई उस पर तो ले लिया, लेकिन उसके इर्द गिर्द भी है, वहाँ भी उन्होंने कब्ज़ा कर लिया है। उनके मुसल्ला गार्ड वहाँ बैठे होते हैं, किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती।
और कल का जो वाक़या, मैं उसे सानिया कहूँ कि उन लोगों ने क्या किया था कि जिनके घर थे, एक बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, कहते हैं कुछ 8 से 10 हज़ार लोग थे जिन्होंने हल्ला बोला है बहरिया पर। अब उनके ख़िलाफ़ मुकदमात हैं। फ़हीम उज़्ज़मा मेरे साथ हैं और एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं KMC के, और ख़ास तौर पर इस इशू के हवाले से बहरहाल एक ही इदारा और अखबार है जो बहुत तफसील से लिखता रहा है। शुक्रिया फ़हीम उज़्ज़मा। फ़हीम उज़्ज़मा, अब ये तो अब मेरे ख्याल है कोई सभी को इल्म है कि मलिक साहब के बड़े हैं, और फिर हमारे मलिक साहब ने इस बात पर एग्री भी किया था कि ख़ास तौर मरीन डेवलपमेंट अथॉरिटी वाली ज़मीन पर कि वो 479 या 77 अरब रुपए देंगे, फिर 25 अरब अदा भी कर चुके हैं। तो ये जो इनके साथ जो क्लैश चल रहा था, जो इशू बन रहा था, ये है क्या असल में फ़हीम? देखिए, बुनियादी तौर पे तो इशू ये है कि बहरिया टाउन की जो कोई 12,000 एकड़ वगैरह का जिसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट ने 460 अरब रुपए का फैसला किया था, वो बहरिया टाउन से कहीं आगे बढ़ गया है। अब बहरिया टाउन कराची में नहीं है, अब वो बाकायदा जामशोरों में एक्सटेंड कर गया है। तो जो मुकामी लोग हैं वो ये देखते हैं कि ये मामला कहीं रुकने जा ही नहीं रहा, और पुलिस रेंजर्स कोई उनकी मदद को आती नहीं। तो लेकिन फ़हीम ये भी तो है ना कि जो जहाँ तक उनका था, अदालत ने बहरहाल मलिक साहब को कटहरे में खड़ा किया, वो जो 460 अरब रुपए का उन पर जुर्माना भी किया, वो पैसे में खाली इन मुतासिरीन को भी शायद मिलते, लेकिन ये तो सियासी इशू बन गया। आपकी कॉम्प्रस तंजीमें जल्द से जुलूस लेकर इन लोगों को आगे बढ़ाकर उन्होंने बाकायदा हल्ला बोल दिया बहरिया पर, वहाँ के रहने वालों को क्या कसूर था। ये तो एक पुरतशद्दुद मुजाहरे में तब्दील हो गया, ये तो एक सियासी इशू बन गया ना फ़हीम। देखिए मुजाहिद, बात यह है कि ये जो इंडिजिनस पीपल्स अलायंस, ठीक है, जिसमें गुल हसन कलमती, डॉक्टर रखमान गुल और बहुत सारे लोग, स्पेशली लेड बाय यूसुफ मस्ती खान, पुराने लेबर लीडर और वो रहे, तो उन्होंने बेसिकली तो उनकी स्ट्रगल है। अच्छा, अब चूंकि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान एक चपकलिश भी है, तो वो भी चीज़ जो है कल के उसमें मैंने लोगों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज है सिंध की, उन्होंने उसको हाईलाइट करने की कोशिश की कि किस तरह से सिंध के लोगों के, बोनाफाइड लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। मगर जो मेजॉरिटी लोग वहाँ पर आए और आके उन्होंने पार्टिसिपेट किया उसमें, वो तो मुल्हका गांव के लोग थे, या वो उन गांवों के लोग थे जो बुनियादी तौर पे मुतासिर हुए, जिनको निकाला गया है। अच्छा, अब उसको क्या रुख दिया गया, उसको किस तरह से पलटा, उसको वायलेंस का शिकार किया गया, वो एक मेरे नज़दीक तो एक बहुत ही सोची समझी साजिश है। वो तमाम लोग जो बहरिया टाउन और मलिक रियाज साहब के खिलाफ अरे होते थे, आज उनको डिफेंसिव पर डाल दिया गया है और बहरिया टाउन को मासूम बना के पेश किया जा रहा है, जबकि एक अरसे दराज तक वहाँ पर जो 44 गांवों के साथ ज्यादती होती रही, जिन गांवों को वहाँ से इविक्ट कर दिया गया लोगों को, उनके लिए कभी कोई आवाज़ नहीं उठी। उनके खिलाफ पुलिस और हर तरह की, बहरिया टाउन की अपनी सिक्योरिटी, वो हर तरह से जो है वो जुल्म और ज्यादती करते थे, मगर कभी आवाज़ नहीं उठी। कल उसको हाईलाइट किया गया है। लेकिन फ़हीम एक बात और है, बहरहाल एक तो मैं अब एक अंग्रेज़ी अखबार को तो क्रेडिट देना होगा, आप भी उसमें काफ़ी तफसील से लिखते रहे हैं कि मलिक साहब को किन किन लोगों की सरपरस्ती हासिल है मेखाने, और लेकिन मैं इस बराह अपने आखिरी सवाल पर आ जाता हूँ फ़हीम, के जो इतवार को वाक़या हुआ, और आपने ख़ुद इस बात का एतराफ़ किया कि इसमें मलिक साहब और बहरिया वाले तो मज़लूम नज़र आ रहे हैं, और हमला करने वाले दहशतगर्द भी हैं, दहशतगर्द नज़र आ रहे हैं, और इन पर बाकायदा मुकदमा भी बहरहाल सिंध हुकूमत ने किया है ना। पुलिस जो है, जो केसेस कर रही किए इनके, खासतौर पर इनके कायदीन के खिलाफ भी किए होंगे ना, जिन के आप नाम ले रहे हैं, बल्कि कुछ नाम भूल गए, उसमें डॉक्टर कादिर मक्सी हैं, उसमें जलाल महमूद शाह हैं, इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा। तो ज़रा कंक्लूडिंग इसका मुझे कहें कि अब उनके वारंट भी निकल चुके हैं, तो ये पूरा रुख ही बदल गया ना। ये जो मजलूम बेचारे, जो मली डेवलपमेंट या जो आप कह रहे हैं जामशोरो, वहाँ तक के जो आम लोग थे, जो मुतासिर थे, वो पसमंज़र में चले गए, और इन पॉलिटिकल लोगों ने जो स्ट्रगल भी करते हैं, समझौते भी करते हैं, बाकी मैं ज़्यादा तफसील में नहीं आऊँगा, आपको खुद इल्म है फ़हीम।
अब आप देखिए जुल्म, देखिए गुल हसन कलमती आज के जो लिविंग सिंधी हिस्टोरियंस हैं उनमें से एक हैं। आई मीन गुल हसन कलमती किसी किस्म की पथराव या लड़ाई या झगड़े का सवाल, तो ये क्या हो रहा है फिर, ये कौन कर रहा है, ये सामने जो नजर आ रहा है भाई? दहशतगर्दी का पर्चा कटा है, ATC का पर्चा कटा। आप लोगों की यानी एक तरफ जुल्म भी करते हो, लोगों को मारते भी हो, फिर उनको जेल में भी बंद करते हो, सरासर ज्यादती है। देखिए मेरी नानी कहा करती थी बेटा सबसे बड़ा रुपया, तो वही वाली बात है कि इस माशरे में आप जितने ताकतवर लोग हैं या जितने ग्रीडी हैं वो सब के सब अठन्नी फेंक तमाशा देख, सारी की सारी, कोई एक गवर्नमेंट आप हुकूमत सिंध ने मुकदमा किया है, हुकूमत ने किया है। किस तरह से एजेंट प्रोवोकेटियर्स के जरिए कल दहशतगर्दी कराई गई, आग लगाई गई, और वो लोग जो स्टेज से कहते रहे कि भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, पुलिस से कहते रहे कि आप इनको कंट्रोल करो, इनको पकड़ो, उन्हीं के खिलाफ जो लोग वो थे उन्हीं के खिलाफ पर्चे कट गए, उनमें से कोई नहीं किया गया। जी फ़हीम उज़्ज़मा, मैंने कहा कि इसका पस मंज़र से बता रहे थे। मेरे साथ जलाल महमूद शाह हैं, बड़े हमारी आपको पता है कि सिंध की सियासत के एक बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ है, और शाह साहब ये जो तोड़ फोड़ ये वो इस तरह के, मैं तो नहीं समझता था कि इसमें शाह साहब के पर या दीगर लोगों पर जो इल्ज़ाम लगा। शाह साहब एक तो आपका शुक्रिया, ये जो कल वाक़या हुआ तो उसको मैं कहूँगा सानिया और एक पुरतशद्दुद और फिर मुकदमात, तो वो तो अभी तक तो ये था कि ऐसा लग रहा था कि ये उस इलाके के जो मरीर के लोग हैं उनके मुतासरीन का मसला है, और बहरहाल वो जामशोरों तक बढ़ रहे थे। ये आप लोगों की जमातों ने झंडे उठाकर, जुलूस लगाकर, और बकायदा 8-10 हज़ार, वो कहते हैं जी बकायदा हल्ला बोला गया है। शाह साहब जनाब ये है नहीं, इसी तरीके से है नहीं, जलसा चल रहा था, उधर ही कुछ लोग अंदर घुसे, उनको आने दिया गया, बावजूद पुलिस फोर्स इतनी खड़ी हुई थी और उनकी अपनी बैरिया की सिक्योरिटी थी वो खड़ी हुई थी, उनको हाथी लगा 40 आदमी थे तो गए। हम उसी वक्त उन्होंने तोड़ फोड़ शुरू की, हमने उसी वक्त वहाँ पे स्टेज पे अनाउंस किया कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये कोई तोड़ फोड़ वाले लोग हैं, लेकिन इनको जाने दिया गया और CCTV लगे हुए हैं, सब जो चेहरे जानबूझ के हैं तो उनको जानबूझ के छोड़ा गया, उनको तोड़ फोड़ करने दी गई, फिर आग लगाई गई, और उसके बाद उन्होंने जहाँ पे भी हुआ, हमसे तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे था वो जो जहाँ पे आग लगाई गई है, लेकिन हम जो थे वो गेट से बाहर थे, M9 पे थे, तो हमारे ऊपर फायरिंग की गई, हमारे ऊपर शेल मारे गए, तो हमें बहुत अफसोस हुआ कि हम निशानदेही भी कर रहे हैं। और ये शाह साहब देखिए, शाह साहब आपको जो बड़ी माशाल्लाह बहुत सीनियर, मैंने कहा जिस घराने से ताल्लुक़ है, खुद आपकी भी बड़ी जद्दोजहद है, लेकिन जब आप कोई जुलूस निकालते हैं, जब कोई एहतजाज करते हैं, तो वो आपके यानी फॉलो या दीगर तंजीमों के लोग भी शामिल हुए, तो जो उसमें बात होगा तो फिर मलबा तो आप ही पे गिरेगा ना, इनिशिएटिव तो आप लोगों ने लिया ना। हमारी जो 7, 8, 10 जमायतें थी उनमें से कोई भी आदमी नहीं था, लेकिन जो और लोग गए वो वहां से गए, हमें पता नहीं है, लेकिन उन्होंने वहां टोल प्लाजा पे भी दावा मारा, उधर भी पुलिस खड़ी थी, उन्होंने कुछ नहीं दिया गया, जाने दिया गया, और फिर अंदर गए, गेट के अंदर भी उन्होंने जाके हमारे ऊपर तो कंटेनर लगाए गए, जाली वो तारें लगाई गई, तो हम तो जा ही नहीं सके, हमने तो बाहर ही किया धरना जो भी है, और हमारी तकारीर चल रही थी, बाकी आखिरी 3-4 तकारीर बची थी, वो खत्म हो जाता 5 बजे तक, वो खत्म हो जाता, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उससे पहले उन्होंने दावा खोल दिया, उससे पहले आग लगा दी गई, और उसके बाद सारा मलबा हमारे ऊपर गिरा। आप क्या समझते हैं, ये जो कंक्लूडिंग अगर मैं सवाल आपसे ये करूं कि ये जो मसला गालिबन अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया था ना कि 460 अरब रुपये हमारे मलिक साहब दे दें, फिर शायद 25 अरब की शायद उन्होंने किस्त भी दी, वो इलाका उन्हें बाकायदा सिंध गवर्नमेंट ने अलाट किया, तो ये जो उनको जगह दी गई, आपका एतराज़ उस पर है या आप समझते हैं कि उन्होंने और ज़्यादा इसको दायरा वसी कर दिया? हम समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जमीन 16,000 एकड़ तकरीबन दी, आइडेंटिफाई करके दी, मार्किंग उस पे दिया, जमीन पे नहीं लगा के दिया लेकिन नक्शे पे लगा के दिए, लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने उसको बाहर जाने दिया और ये और से ज्यादा तकरीबन 40-45 हज़ार एकड़ पे आ गए।
तो जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको दिया था 16,000, हम तो उस पर भी एग्री हैं भाई, ठीक है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, लेकिन अदालतों का एहतराम तो ये खुद नहीं करते, हम क्या कर सकते। तो अब ये मसला हल हो गया या अब दोबारा ये एहतजाज जारी रहेगा? और एहतजाज जारी रहा तो फिर खुदा ना करे इसी तरह ये पुरतशद्दुद होगा, आगे लगाई जाएंगी। उन मकीनों ने क्या करा है? लोग कहते हैं जी हमारे घरों मकीनों को किसी गाड़ियां जलाई गई, होटलों को आग लगाई गई। नहीं, बहरिया के लोग खुद ये करके ये लगाएं, तो इसका हमारा कसूर नहीं। और वही केमिकल इस्तेमाल हुआ जो उधर वो जो इंडस्ट्री में नहीं लगी थी आग, उधर वो लगाई गई, ऐसी लगाई गई आग के अड़ोस पड़ोस की सबकी आंखों में सबका इतना बहुत तकलीफ हुई। तो ये याद रखना चाहिए कि आम ये बात नहीं थी, ये ऑर्गेनाइज क्राइम था और कराया भी गया और उसको संभाला भी गया और उन लोगों को आने दिया गया। और जो बहरिया का अपना सिक्योरिटी का इलाका है, उस इलाके में आग लगाई है। इसका मतलब है कि वो जानबूझकर वो करना चाह रहे थे। और अंदर गेट से अंदर कैसे आए? हम तो ये भी हैं, हम तो गेट के बाहर ही थे। ठीक है, हमारे जलाल महमूद शाह साहब तो ये अपना ये केस रख रहे थे कि वो कोई और लोग थे जिन्होंने आकर ये तोड़फोड़ की, हंगामाराई की। और मैं ज़रा डॉक्टर कादिर मक्सी साहब से भी मालूम करता हूँ, बड़े से कॉम्प्रेस रहनुमा हैं। और अच्छा कोशिश कर रहे थे कि लाइन कट गई, ओके सॉरी। लेकिन एक और मैं चलते चलते आपको गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जो इतना बड़ा रेलवे का सानिया और वाक़या हुआ या फिर जो इतवार का हुआ, लेकिन एक और ख़तरनाक, और वो भी कराची की हद तक कि सारे मुल्क में कोरोना के केसेस सिर्फ 3.5% रह गए। जी हाँ, सरकारी आदमशुमार है, लेकिन कराची में 12.5% कोरोना केसेस हुए। उसके बावजूद लॉकडाउन नरम कर दिया गया, 8 बजे तक बिजनेस खोल दिया गया, 12 बजे तक कहा जाता है जनाब डाइनिंग भी होगी, स्कूल भी खोल दिए गए। समझ में नहीं आता कि ये फैसला कैसा किया गया, जो मैनेजमेंट है, जो इंतज़ामिया है, जो कोरोना को कर रहे हैं। चलते हैं एक ब्रेक की तरफ, जिस बात में गुफ्तगू करेंगे अपने नुमाइंदे से। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में मुजाहिद वेलवी आपको खुशामदीद कहता है। गो कि अभी भी मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी खबर कोरोना ही है, जो ऐसा मूजी मर्ज के जो सारी दुनिया के करोड़ों लोगों को मुतासर कर गया, लाखों जाने ले गया, ख़ुद हमारे मुल्क में भी। लेकिन जो रेलवे का हादसा और सानिया हुआ, बदकिस्मती से किस तरह मासूम लोग रात के पहर में तड़प रहे थे, जान दे रहे थे, और ये कितने वाक़े हुए कोई भी नहीं था। इसलिए लेकिन फिर भी ये जो बड़ी एक ख़बर है, मैं तो इसको बहुत ही यानी हैरत होती है कि जिन लोगों ने ये फ़ैसला किया कि अगर कराची में 12.5% कोरोना केसेस हैं, उसके बावजूद जो है आपने लॉकडाउन में नरमी किया, मुकम्मल तौर पे नरमी ही कहें कि 8 बजे तक कारोबार खुला रहेगा, 12 बजे तक बल्कि डाइनिंग भी होती रहेगी, स्कूल भी खोल दिए। मेरे साथ PMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब हैं। डॉक्टर साहब, मुल्क भर में तो अच्छी खबर थी कि 3.5%, कराची में उसके सारा 4 गुना बढ़ गए, और आपने देखा कि किस तरीके से तमाम SOPs इधर उधर रख कर खोल ही दिया ना। अब इसमें अब रह क्या गया डॉक्टर साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुजाहिद भाई। बात सारी ये है कि देखें, पाकिस्तान में शुरू दिन से मैं समझता हूँ कि कोरोना वायरस जो है वो प्रॉपर तरीके से डील नहीं किया गया, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिसाइज हो गया है कोरोना वायरस। और ये जो डिसीजन है ये यकीनन हुकूमत की मजबूरी थी, खासकर अगर सिंध की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे इश्यूज थे। प्रेशर था ना ताजरों का, वो ताजरों का प्रेशर था। यहाँ मेरे पास बैठ के गए थे, उन्होंने कहा अगर आप नहीं भी करेंगे तब भी हम 8 बजे तक खुला रखेंगे। वो तो यानी ताजरों और सनतकारों के आगे उनको ये नहीं बताते कि आपके यहाँ 12.5% हो गया है। खुदा ना करे जिसके यहाँ होता है और आप भी मुतासर हैं वही जानता है ना। तो उन्होंने ओवरऑल नहीं देख रहे कि ये आ रही है और फिर एक प्रेशर बर्दाश्त पे आए ना, हुआ है डॉक्टर साहब। जी हाँ, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन देखिए, बात सारी ये होती है कि मैं समझता हूँ कि ना SOPs को फॉलो किया जा रहा था, ना
जो 6 बजे के बाद चीजें बंद हो रही थी, 8 बजे रोड पे लोग नहीं रुक रहे थे, लोग आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत के पास चॉइस ये नहीं थी कि उसको मजीद बढ़ाते, लेकिन जो सिचुएशन है सिंध की और खासकर कराची की, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 11 पॉइंट समथिंग 12.5 तो इस हालत में तो बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहिए। और मैं बार बार कहता रहा हूँ कि रमजान से पहले कि जी कंप्लीट, आपके प्रोग्राम पे भी मैंने कहा है कि 12 दिन 15 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए, तो फिर ये जाकर कंट्रोल होता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और मुजाहिद भाई, बात सारी ये है कि जब तक मैंने पहले दिन से 26 फरवरी से जो पहला केस आया 2020 में, उसके बाद से मैं ये बात करता रहा हूँ कि यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो तो फिर ये लोगों को ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि जी पंजाब तो सारा खुल गया है, बलूचिस्तान खुला हुआ है। नहीं, और डॉक्टर साहब एक और बात भी है ना, इसमें ये बात भी है ना कि अगर हम वैक्सीनेशन की तादाद ज़्यादा होती, अभी उसमें भी हम शायद मुश्किल से 4 या 5% तक भी नहीं पहुँचे हैं, या तो हम 10 या 12% तक पहुँच जाते तो फिर हम खोल भी देते। मतलब लोग कहते हैं ना, अगर जिस तरह यूरोप वगैरह खुल गया है तो वैक्सीनेशन में भी तादाद हमारी कम है और 12% इसकी बढ़ गई। ये तो बड़ी खतरनाक सोच है डॉक्टर साहब। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं सिर्फ इसमें यही कह सकता हूँ कि जो सूरत हाल है, अल्लाह करे कि जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो कम होने शुरू हो जाए, जैसे कि हो रहे हैं। लेकिन अगर ये नंबर ऑफ केसेस, आपको अगले पीर पता चल जाएगा कि आप केसेस जो अभी जो कुछ एक्टिविटी होगी, अगले पीर को मालूम हो जाएगा, पीर मंगल बुध अगले नेक्स्ट वीक में। हम दोनों के मुंह में खाक, खुदा ना करे ये 12% से ऊपर ना बढ़े, बल्कि कम हो, बल्कि 1% भी ना हो, वैक्सीन भी लगे। लेकिन सॉरी टू से जो सूरत हाल है, यानी वैक्सीन लगने की और दूसरी तरफ केसेस बढ़ने की, वो तो कोई बहुत ही खुश आइन नज़र नहीं आती। शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आपको ज़हमत देता हूँ। GTV से मुजाहिद बिरली को इजाज़त दीजिए।